हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? हाँ भाई, आवाज आ रही है आप सभी को? बहुत बढ़िया। गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है। धन्यवाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद आप सभी को इतनी सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए। हाँ जी बेटा, नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। 12th क्लास का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटा जो पहला चैप्टर था ना 12th का, जिसका नाम था जीवों में जनन, वो आपको पता ही होगा, हटा दिया गया है। और मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। कब? जब एनटीए का जो सिलेबस आएगा, उसकी जो बुकलेट रिलीज होएगी उसके अकॉर्डिंग। अगर चैप्टर इंक्लूड होंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे, नहीं होंगे तो देखा जाएगा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसी चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो अभी इंक्लूड है ही नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। ठीक है बेटा, डन। तो हम यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन बच्चे। और इस चैप्टर की अगर मैं रूपरेखा की बात करूं, इस चैप्टर के पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्प के बारे में, कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, पुष्प किसका रूपांतरण है, पुष्प की खेती क्या कहलाती है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्प किस में कन्वर्ट होता है, एक जिंदगी में एक बार पुष्प आता है, बहुत बार आता है, वो सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नर और मादा लैंगिक अंगों की पुष्प के अंदर। पुष्प के अंदर पुंकेसर पढ़ेंगे, नर लैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग पढ़ेंगे स्त्री केसर, और फिर पुंकेसर से जो परागकण निकलेंगे जो स्त्री केसर पर पहुंचेंगे, इस प्रक्रिया को बोला जाता है परागण, पॉलिनेशन, ये पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोहरा निषेचन, ये क्या होता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर निषेचन के बाद में क्या बनता है? भ्रूण बनता है, भ्रूण पोष बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, वो पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है असंग जनन और बहुभ्रूणता, ये पढ़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल 5 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पुष्प के बारे में, निषेचन से पहले नर मादा लैंगिक अंग, परागण, दोहरा निषेचन, निषेचन के बाद क्या घटनाएं हो रही हैं, और एक अलग से टॉपिक है असंग जनन बहुभ्रूणता। यहां से प्रश्न आता है। डन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर से सर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो बेटा इस चैप्टर से एवरेज अगर देखें तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी वर्ष 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी वर्ष 4 क्वेश्चन आए हैं, किसी वर्ष 3 क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज 2 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लास रुक गई है? सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे पढ़ाया क्या है अभी जो तेरे को समझ में नहीं आया? पढ़ाया थोड़ा ना अभी स्टार्ट किया है मैंने, अभी पढ़ाना थोड़ा ना स्टार्ट किया है। अभी चल रही है क्लास? अभी क्लास चल रही है? एक तो ना पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चे का नेटवर्क नहीं मिलता, उसकी क्लास रुक जाती है उसके नेटवर्क के कारण, तो वो कंटिन्यूअसली स्पैम कर देता है, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, जिससे मेरे को लगता है वास्तव में क्लास नहीं चल रही, लेकिन क्लास तो चल रही थी, है ना? क्लास चल रही है बेटा, अमन क्लास चल रही है, ठीक है? हाँ जी, आवाज भी आ रही है, क्लास भी चल रही है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया दोस्त? मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर का एक रूपरेखा होती है, एक इंडेक्स होता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेटा हम सबसे पहले
पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद में पुष्प के अंदर पुंकेसर क्या होता है उसकी बात करेंगे, स्त्री केसर क्या होता है उसकी बात करेंगे, परागण क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर दोहरा निषेचन क्या होता है इसकी बात करेंगे, भ्रूण पोष क्या होता है इसकी बात करेंगे, भ्रूण क्या होता है इसकी बात करेंगे, बीज फल इसकी बात करेंगे, और लास्ट में एक टॉपिक आएगा असंगजनन बहुभ्रूणता, इसकी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, मैंने ये बताया था। डन। अब मैंने ये बताया कि इस चैप्टर से एवरेज नीट में क्वेश्चंस कितने आते हैं। मैंने आपको बताया एवरेज इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। किसी वर्ष 2 आए, किसी वर्ष 4 आए, किसी वर्ष 3 आए, है ना। तो एवरेज हम बोलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। डन। ये बताया मैंने। अब बता इसमें क्या तेरे को समझ में नहीं आया, कौन सी चीज तेरे को समझ में नहीं आई। बोर्ड में नहीं पढ़ाता हूं सुहानी मिश्रा, बोर्ड कवर हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड कवर हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में कितने क्वेश्चन आते हैं हर बोर्ड में अलग अलग होता है। उत्तराखंड का बोर्ड अलग है, राजस्थान का बोर्ड अलग है, यूपी का बोर्ड अलग है, बिहार का बोर्ड अलग है ना। और वहां पर बोर्ड में कोई फिक्स्ड नहीं होता कि इतने क्वेश्चन आएंगे, यहां पर एवरेज हम देखते हैं, ठीक है। ए स्टार बैच में क्लासेस इस वीक लगेंगी, इस हफ्ते लगेंगी। डन। और कोई किसी को? आदर्श यादव खुद ही बना लो, एक काम करो, फिर तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। इतने नखरेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है, खुद ही बना लेना अब। ओके। और कोई? बायोलॉजी की एनसीईआरटी कहां मिलेगी? मार्केट में मिलेगी। और कुछ? सर आप माइंड में पट्टी क्यों लगाए हुए हैं? देखो ये क्या कह रहा है, सर आपने अपने माइंड में पट्टी क्यों लगा रखी है? जरूर 11वीं कक्षा का छात्र होएगा। चल बेटा, मेरे माइंड में चाहे पट्टी लगी हो चाहे तेरे पिट्टी लगी हो, तो यहां पर फोकस कर, छोड़, ठीक है। मैं माइंड में लगा रखी है। माइंड कहां होता है हमको तो ये भी नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर इस चैप्टर के कितने लेक्चर होंगे? 10 से 12 लेक्चर होंगे। चलें अब स्टार्ट करें पढ़ना, करें। सर फिक्स 500 पर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, बस। चलो सर आपके जैसा सेम आदमी मैंने देखा, मैंने भी देखा था। कब देखा था? आज से करीबन 7-8 साल पहले सहवाग जो था, जब खेलने के लिए आता था तो इस तरह की पट्टी पहनकर आता था, ठीक है। आइए, सो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला बिंदु, आपको मेरे पीछे क्या दिख रहा है? सर आप सीधा बोलेंगे, सर आपके पीछे हमें ये खिलखिलाता हुआ पुष्प दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज, क्या सारे के सारे पेड़ जो होते हैं उनमें पुष्प मिलते हैं? जितने भी पेड़ जो हैं आसपास, जितने भी पेड़ हैं सभी में पुष्प मिलते हैं क्या? नहीं सर, सभी में तो पुष्प नहीं मिलते। तो क्या पुष्पीय पादप अलग होते हैं? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी चीज, एक वैज्ञानिक जिसका नाम आपने याद रखना है आइकलर। कौन? ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक जिसका नाम याद रखना है, कौन? आइकलर। आइकलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जितने भी पादप मिल रहे थे उन सभी पादपों को 2 भागों में बांटा। ध्यान से सुन, बातें मत कर, बातें करेगा तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है आइकलर, और आइकलर ने क्या किया था? आइकलर अंकल ने जितने भी पादप थे सभी पादपों को 2 समूह में बांट दिया। सर क्या नाम था? एक का नाम है क्रिप्टोगेमस और एक का नाम है फिनेरोगेमस। सर क्या होते हैं क्रिप्टोगेमस, क्या होता है फिनेरोगेमस? क्रिप्टोगेमस वो पादप होते हैं, वो पेड़ होते हैं जिनमें बीज नहीं मिलते, और फिनेरोगेमस वो होते हैं जिनमें बीज मिलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट। ओके सर, हमने एक पेड़ देखा जिसमें बीज मिल रहे हैं फिनेरोगेमस, जिसमें नहीं मिल रहे हैं क्रिप्टोगेमस। ओके सर, आगे अगला बिंदु है कि उन्होंने ही, किन्होंने? आइकलर ने ही क्या किया? आइकलर ने नाज़मी खान, क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे एक झटके में, 1 सेकंड में, ठीक है।
आइकलर ने क्या किया, इन क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। कौन कौन बेटा? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। मैं हर बच्चे को तो देखो समझा ही सकता हूं, अब समझना ना समझना तुम्हारे हाथ में, लेकिन क्लास में तुम बातें करोगे, हाय दीपिका व्हाट इज दिस रबिश। बातें करनी है अपने जाकर इंस्टाग्राम पर करो, फेसबुक पर करो, व्हाट्सएप पर करो, जहां करनी है करो, यहां पर बातें नहीं करेगा कोई भी, बस सीधी सी बात है, ठीक है? तो चुपचाप यहां पर क्लास में पढ़ाई करो। एनसीईआरटी संपूर्ण भी मिलेगी आपको इस चैप्टर की। तो पहले पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पहले यहां पर क्या बोला बेटा, फ्लो बिगड़ जाता है यार पढ़ाने का, समझो इस चीज को, फ्लो बिगड़ जाता है, तो फ्लो बनने दो, फ्लो बनेगा, मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा। बातें करोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, टाइम वेस्टेज है, आपका पैसा वेस्टेज है, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा, ठीक है? डन। इधर देखना वापस से, तो आइकलर एक वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जितने भी पादप थे, आइकलर ने जितने भी पादप थे, जितने भी प्लांट्स थे, उनको 2 समूह में बांट दिया। एक का नाम है क्रिप्टोगेमस, एक का नाम है फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस उन्होंने उस समूह के पादपों को नाम दिया जिसमें बीज नहीं है, और फिनेरोगेमस उस पादपों के समूह को नाम दिया जिसमें बीज है। तो सर इस समूह के अंदर, इस ग्रुप के अंदर किसको रखा? 3 प्रकार के पादपों को रखा। कौन कौन? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। सर थैलोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट क्या होता है? मैंने कहा रुक जा, अभी सिर्फ नाम पर फोकस कर। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये 3 प्रकार के पादप इस समूह में आते हैं। किस में आते हैं? क्रिप्टोगेमस में आते हैं। चलिए सर आगे। फिनेरोगेमस में किसको रखा गया? फिनेरोगेमस में रखा गया 2 प्रकार के पादपों को। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, और एक का नाम है एंजियोस्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवृत बीजी बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो अनावृत बीजी और आवृत बीजी, दोनों में बीज आ रहा है। हाँ सर, यहां पर भी बीज आ रहा है, यहां पर भी बीज आ रहा है, तो फर्क किस चीज का आ रहा है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है बीजी से पहले अनावृत, और यहां पर बीजी से पहले लिखा हुआ है आवृत। आवृत का मतलब आवरण, अनावृत का मतलब आवरण नहीं है। यानी ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण मिलेगा, ऐसे पादप जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है। क्या बोला? ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण मिलेगा, आवृत बीजी। जिनके बीज में कोई आवरण नहीं मिलेगा, अनावृत बीजी। किसका आवरण? फल का। भाई बीज किसके अंदर होता है? सोच, एक बीज किसके अंदर होता है? फल के अंदर होता है। अब इमेजिन कर एक फल और उसके अंदर बीज, यानी बीज किसी के अंदर है। हाँ सर, किसके अंदर है? फल के अंदर है। फल का क्या मिल रहा है? आवरण मिल रहा है। तो ऐसे पादपों को हम क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। जबकि वो पादप जिनके अंदर बीज जो है नंगा है, क्या बोला हमने? बीज जो है नंगा है, नग्न है, कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, सिर्फ बीज मिलेगा, नंगा बीज मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनावृत बीजी, ठीक है? अब आप बोलेंगे काजू किसमें आएगा, पिस्ता बादाम किसमें आएगा, है ना? पूछेंगे ना काजू किसमें आएगा, पिस्ता बादाम इसमें आएगा, काजू पिस्ता बादाम। डन। चलिए, सो यहां तक की बात समझनी थी, इतनी सी बात समझ में आ गई है। वापस इधर फोकस कर, इधर देख। आइकलर एक वैज्ञानिक जिसने सभी पादपों को 2 समूह में बांटा, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस यानी बीज जिनमें नहीं है, कौन है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें बीज नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें बीज होते हैं। अब इनमें से इन कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के पादपों के समूह है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 प्रकार के पादप हैं। अब इन 5 प्रकार के पादपों में से केवल ये जो पादप है, ये वाले, इधर देख, ये वाले, केवल इन्हीं पादपों में क्या मिलता है? पुष्प मिलता है। केवल इन प्लांट्स में क्या मिलता है? पुष्प मिलता है। तो जरा सोच, चैप्टर का नाम क्या है? सोच, चैप्टर का नाम क्या है? दिमाग लगा, सोच, इस चैप्टर का नाम क्या है? सर चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन।
यानी आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी आप क्या देखने वाले हो सर? लैंगिक जनन देखने वाले हैं। किसमें देखने वाले हो? इन पादपों में। कौन से पादप जिनमें क्या मिल रहे हैं? पुष्पी। यानी सोच समझ कर बता, तो कौन से पादपों में लैंगिक जनन देखने वाला है? क्या थैलोफाइट में देखने वाला, ब्रायोफाइट में देखने वाला, टेरिडोफाइट में देखने वाला, जिम्नोस्पर्म में देखने वाला, क्या एंजियोस्पर्म में? सर हमारा जो चैप्टर है वो इन पादपों पर बेस्ड है। हम जो लैंगिक जनन देखने वाले हैं किसमें देखने वाले हैं? एंजियोस्पर्म में देखने वाले हैं। पुष्पी पादपों में हम क्या देखने वाले हैं? लैंगिक जनन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, इतनी सी बात का मीनिंग क्लियर हो गया कि हम जो जनन देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन जो देखने वाले हैं, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जिसमें युग्मक बनेंगे। एक नर होगा, एक मादा होगी, और क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, है ना? नर युग्मक, मादा युग्मक, ये फ्यूज होंगे, उससे युग्मनज बनेगा। ये लैंगिक जनन होता है। ये लैंगिक जनन हम किस में देखेंगे? इन पादपों में देखेंगे। किन पादपों में? जिनमें पुष्प मिलता है। और पुष्प जिन पादपों में मिलता है उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवृत बीजी बोलते हैं। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई है? इतनी सी बात डंडना डंडन। चलें आइए, अब देखिए, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो हमारे जो भी अध्याय जो होता है या इकाई जो होती है, उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ होता है। किसके बारे में? एक साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ होता है। तो आप जब इस इकाई को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनन, है ना, प्रजनन या जनन, इसको जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा आपकी एनसीईआरटी में एक वैज्ञानिक दिखा रखे हैं और उनके बारे में कुछ बातें बता रखी हैं। आप में से कितने बच्चों ने इनके बारे में पढ़ा और ये लाइनें जो लिखी हुई हैं ये देखी हैं आपने? सर फ्लावरिंग प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दीप्ति जरा सोचो, आपने एक गुलाब का पेड़ लिया है, उस गुलाब के पेड़ की टहनी को काटकर आपने जमीन में लगा दिया और वो वापस से ग्रो कर गया, क्या ये लैंगिक जनन है? अलैंगिक। अलैंगिक। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है। हाँ जी, पढ़ा है आपने इसको? नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे यार दोस्त, ऐसी क्या बात है। आइएगा, देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो करने से पहले इस वैज्ञानिक के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। क्या सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है? एनसीईआरटी में एक भी ऐसा पेज नहीं है जहां से क्वेश्चन ना बने, तो आपको एक एक पेज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए, किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर एक वैज्ञानिक दिखा रखे हैं और इन वैज्ञानिक का नाम है क्या? पंचानन महेश्वरी लिखा हुआ है। कौन से महेश्वरी? पंचानन महेश्वरी इन वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है? पंचानन महेश्वरी। शॉर्ट में हम P. महेश्वरी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? P. महेश्वरी, यानी पंचानन महेश्वरी। चलो सर आगे, कौन है सर ये? बहुत ही जाने माने प्रख्यात हमारे वनस्पतिविद यानी बॉटनिस्ट। क्या? हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट बोलूंगा। बॉटनिस्ट का मतलब जो बॉटनी से रिलेटेड होंगे, जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित होंगे, जो पादपों का अध्ययन करते होंगे। डन। चलिए आइए इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते बेटा। पंचानन महेश्वरी का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। क्या सर वर्ष याद रखना है? नहीं, कोई वर्ष याद नहीं रखना, ऐसे भी नहीं पूछ लिया जाएगा बताओ पंचानन महेश्वरी कब पैदा हुए थे। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, हाँ, संदीप महेश्वरी के बड़े भाई। ठीक है, सो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। क्या इनका जन्म हुआ कहां पर? जयपुर राजस्थान में। ओके जनाब, आगे लिखा हुआ, वे केवल भारतवर्ष के नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यहां से यहां तक की लाइन लिखी हुई है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया के ही फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने जगह जगह पर जाकर अपना परचम लहराया है। सर क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? आइए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। यानी इन्होंने अपनी
इन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो कौन से कॉलेज से प्राप्त करी? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। अबे क्या चाहिए तुमको बे? आवाज नहीं आ रही? पगला गया है क्या बे? बिना फालतू में स्पैम किए जा रहा है, लगातार किए जा रहा है। हाँ जी, सो इलाहाबाद से इन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ साइंस यानी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी। ओके सर, पीएचडी कर ली। किसने? इन्होंने, पंचानन महेश्वरी ने। बताइए यहां से यहां तक की बात में क्या कंफ्यूजन हो गया? सिंपल सा था। इलाहाबाद में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी साइंस की डॉक्टरेट करी। ठीक है, उसके अलावा इनका जन्म कहां हुआ? जयपुर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की ध्यान से सुनिएगा। कॉलेज के दिनों से वह एक अमेरिकन मशीनरी अध्यापक डब्ल्यू डिजॉन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी स्टार्ट कर दी। सर ये चीज समझ में नहीं आई। देख, मान ले मैं पंचानन महेश्वरी हूं, ठीक है, और एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डब्ल्यू डिजॉन। एक अमेरिकन मशीनरी अध्यापक है। मशीनरी का मतलब फिजिक्स के, या मैं बोलूंगा मशीनों से रिलेटेड जो काम करते होंगे। ठीक है, सो मैकेनिकल इंजीनियर, और सिंपल बोल दूं, आप लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री सुनी होगी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनका नाम है क्या? डब्ल्यू डिजॉन। क्या ये याद रखना है? एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, नीट में एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये याद रखना जरूर। क्या? डब्ल्यू डिजॉन ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे हाँ जी, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे डब्ल्यू डिजॉन। ठीक है, और इनसे प्रेरणा लेते थे कौन? आपके पंचानन महेश्वरी। ठीक है सर, अब क्या प्रेरणा लेते थे? ध्यान से सुनिएगा। मतलब एक होता है ना, आदर्श होता है, जैसे मेरा कोई आदर्श है, आपका कोई आदर्श है ना, तो इनका जो आदर्श जो था वो कौन था? एक वैज्ञानिक डब्ल्यू डिजॉन थे। अब क्या इनको प्रेरणा मिली थी? ये लिखा हुआ है। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होएगा। अध्यापक के इन शब्दों से पंचानन को प्रोत्साहित किया और उनसे पूछ बैठा कि बदले में उनको क्या कर सकते हैं। सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा देख, मान ले मैं पंचानन महेश्वरी और सामने है कौन? डब्ल्यू डिजॉन। अब डब्ल्यू डिजॉन जो है वो अपनी चीजों को बताते थे, है ना, मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को। तो एक बार डब्ल्यू डिजॉन ने, कई सारे बच्चे थे, उनको बताया कि मान लो इस यहां पे डब्ल्यू डिजॉन है, वो बच्चों को बता रहे हैं कि देखो मेरे को ना बहुत खुशी होएगी। कब खुशी होएगी? जब मेरा कोई विद्यार्थी, मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से भी बहुत अव्वल दर्जे पर पहुंचेगा, तो इसमें मेरे को बहुत खुशी होएगी। तो ऐसी चीजें सुनकर इनको बड़ा अच्छा लगता था। किसको? पंचानन महेश्वरी को बड़ी मोटिवेशन सा फील होता था। तो एक बार की बात है जब डब्ल्यू डिजॉन ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से भी तगड़ा काम करे, बहुत तगड़ी चीजें करे, तो उसमें मेरे को बहुत खुशी होएगी। तो बदले में पंचानन महेश्वरी ने पूछा, वो तो ठीक है भाई साहब, चलो वो तो हम कर लेंगे। पंचानन महेश्वरी ने बोला, वो तो ठीक है भाई साहब, वो तो हम कर लेंगे, आपसे बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे, लेकिन बदले में क्या करोगे हमारे लिए? तो ये जस्ट एक हास्यत, मतलब एक ऐसा, मतलब एक वो था, क्षण था साइंटिस्ट इनके बीच में और इनके जो आदर्श हैं उनके बीच में। तो उनको हंसी आ गई थी। उन्होंने बोला, जो तू कहेगा वो करके दिखाएंगे, जो तू कहेगा वो करेंगे हम, बोल तू क्या करना चाहता है। तो बस इतनी सी बात यहां पर बता रखी है। तो क्या सर इससे नीट में क्वेश्चन बनेगा? नहीं, नीट में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है और उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है। तो आपको चैप्टर पढ़ने का एक तरीका आना चाहिए कि जब हम चैप्टर पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़े। चलिए सर, इसके बाद
अब इनकी ख्याति क्या है, इन्होंने क्या क्या किया। पंचानन महेश्वरी को हम इतना तगड़ा वैज्ञानिक मान रहे हैं, इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहला बिंदु जो आपको याद रखना है वो ये कि इनको हम भारतीय भ्रौणिक या यूं बोलेंगे इनको जनक कहा जाता है। जनक मीन्स फादर कहा जाता है। किस चीज का फादर कहा जाता है? भारतीय भ्रौणिकी का। किसका? भारतीय भ्रौणिकी का। ठीक है, किस चीज का? फादर ऑफ भारतीय भ्रौणिकी या भारतीय भ्रौणिकी के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। अब ये क्या होता है सर? इंडियन तो समझ में आ गया, ये एम्ब्रियोलॉजी भ्रौणिकी ये क्या होता है? ये एम्ब्रियोलॉजी, ये भ्रौणिकी ये क्या होता है? ठीक है, आइए। मुस्कान नामदेव और कुछ बच्चे हैं जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं बिना फालतू की। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से कंटिन्यूअसली स्पैम ना किया करें। चलिए सर यहां पर ये क्या है? ये एम्ब्रियोलॉजी भ्रौणिकी क्या है? मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं बेटा, आप मुझे बताइए, आपका जन्म मेरा जन्म किस मम्मी पापा से हुआ? पापा का शुक्राणु मम्मी का अंडाणु मिलकर क्या बना है? कोशिका बना है। हाँ सर, उस कोशिका का नाम क्या था? याद कर, युग्मनज था ना, जाइगोट था। हाँ सर। अब मुझे बता, इस जाइगोट से, इस युग्मनज से क्या बनता है? सर इस युग्मनज से आगे चलकर बनता है भ्रूण, बनता है एम्ब्रियो, बनता है। हाँ सर, लेकिन क्या सीधा बन जाता है क्या? ये भ्रूण जो है, ये एम्ब्रियो सीधा इस कोशिका से डायरेक्टली बन जाता है, या बीच में जाइगोट से भ्रूण बनने के बीच में कुछ अवस्थाएं आती हैं। जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मानव जनन में, ये युग्मनज एक कोशिका है, एक से कितनी होंगी? 2, 2 से कितनी होंगी? 4, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 है। तो ये 8 से 16 कोशिका अवस्था को हम क्या बोलेंगे? तू तक बोलेंगे, तू तक, मोरुला, याद रखना ये वर्ड। फिर इसके बाद बनेगा क्या? कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट। फिर उसके बाद बनेगा गैस्ट्रुला। इस तरीके से फिर उसके बाद में फाइनली लास्ट में क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, सिर्फ इतनी सी गुरु कि यहां पर क्या युग्मनज से सीधा भ्रूण बनता है या बीच में कुछ अवस्थाएं आती हैं? सर अवस्थाएं आती हैं, कुछ स्टेजेस आती हैं। तो पैदा हुआ था, पैदा होते बूढ़ा हो गया कि बीच में अवस्थाएं आई? अवस्थाएं, किशोर अवस्था आई, फिर बाल्य अवस्था आई, मतलब बाल्य अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, फिर उसके बाद में वयस्क अवस्था आई, फिर बुढ़ापा आया, जीर्णता आई। तो उसी तरीके से युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान बीच में क्या आएंगी? स्टेजेस आएंगी, अवस्थाएं आएंगी। और इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन, इन अवस्थाओं का अध्ययन जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रौणिकी। तो कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं? कई बच्चे सोचते हैं क्या, भ्रौणिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। कई बच्चे सोचते हैं क्या एम्ब्रियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ना 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 ना, एम्ब्रियो की स्टडी नहीं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक के बीच में जो अवस्थाएं आती हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। पंडित शिवा कह रहा है सर अगले साल भी यही बताए थे। तो एक बात बता, बदल गया सिलेबस, बायोलॉजी बदल गई, पढ़ाने का तरीका बदल गया। क्या चाहता है? अलग पढ़ाऊं, उड़ के पढ़ाऊं, उड़ के पढ़ाऊं, उड़ के पढ़ाऊं है, या मैं उल्टा हो जाऊं, सिर नीचे पैर ऊपर करके पढ़ाऊं? बता मेरे को कैसे, मतलब बता, कुछ अलग तरीके से कैसे पढ़ाऊं? लेट के पढ़ाऊं, लेट के? अरे चाहे पिछले साल हो, चाहे उससे पिछले साल हो, ये तो नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे ना डब्ल्यू डिजॉन बदलेगा, ना पंचानन महेश्वरी बदलेंगे, ना ये एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग बदलेगा। तो और कैसे बताऊं? बता, कुछ अलग हटके करूं? देख मैंने अलग हटके तो किया ना, मैंने सिर पे ये पट्टी बांध ली ना। और बता, तो अध्ययन समझ में आ गया। किसका अध्ययन? सर एम्ब्रियो का अध्ययन नहीं,
जायगोट से जब हम एम्ब्रियो बना रहे थे तो उस दौरान कई सारी स्टेजेस आई थी, उन स्टेजेस का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, भ्रूणिकी कहलाता है। डन, क्लियर है? मैं 10 दिन बाद पूछूंगा, याद रखना, मैं 10 दिनों बाद पूछूंगा, मैं 10 दिनों बाद पूछूंगा, 10 दिन के बाद में याद रहना चाहिए। आप में से अगर किसी बच्चे ने बोला एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है, तो कसम से तुम्हारे मोबाइल के अंदर से बाहर निकलूंगा और तुम्हारे खींच के एक चांटा लगाऊंगा अगर ये चीज याद नहीं रही तो। ठीक है, याद रखना। तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भूल मत जाना। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टेजेस का अध्ययन, अवस्थाओं का अध्ययन। वो अवस्थाएं जो युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान बीच में आती है, उन अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो भारतीय पादप भ्रूणिक या भारतीय पादप भ्रूणिकी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके फादर कौन थे बेटा जी? याद रखना आपके ये थे, ये वैज्ञानिक जो आपको दिख रहे हैं ये हैं क्या? भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये यहां से यहां तक कुछ चीजें बता रखी है, फटाफट पढ़ते हैं। उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों का उपयोग का लोकप्रिय किया था। यानी कुल मिलाकर उन्होंने कई सारे पादपों के भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान जो अवस्थाएं होती है, उनका अध्ययन किया था। विशेष प्रकार से धतूरा जो होता है, जो आप जानते हैं, धतूरा जो होता है उसका विशेष रूप से अध्ययन किया था किसने? पंचानन महेश्वरी ने। क्या इतनी सी बात समझ में आई? सिंपल कि भाई ये किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स का। प्लांट्स में किसका? उनके एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी जायगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस थी उसमें भी जो स्टेजेस आ रही हैं उनका अध्ययन किया। डन, इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग आज ऊतक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सर क्या समझ में नहीं आया? सर समझ में नहीं आया? आप में से कोई बच्चा है जो अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में गया हो, चाहे घूमने के लिए चाहे पढ़ाई करने के लिए गया है? कोई किसी यूनिवर्सिटी को देखा है? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है ना? इस तरीके से हर स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जहां पर कोर्सेज होते हैं। जैसे यूपी की यूनिवर्सिटी होगी, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, है ना? हर स्टेट की क्या है बेटा? यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरीके से जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसका नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय। अब हर यूनिवर्सिटी में ना डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ नेहरू स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डिपार्टमेंट है बॉटनी का, जिसको हम क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान विभाग। वनस्पति विज्ञान विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। कहां पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की शुरुआत करी थी, स्थापना की थी। तो आज अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर जाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है वहां पर इनकी फोटो लगी हुई है कि ये थे वो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एक विभाग जो है वो स्टार्ट किया, जहां पर आज की डेट में बहुत सारी रिसर्च चलती है। डन, चलिए आगे। इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सर ये क्या है? अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन। सोच, मुझको एक बात बता, एक पेड़ है जिसके अंदर भ्रूण विकास कर रहा है और वो भ्रूण अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, प्रारंभिक स्टेज पर है, वो अभी परिपक्व नहीं है, तो क्या मैं उसको अपरिपक्व बोलूंगा? हाँ। अब सोच, ऐसे अपरिपक्व भ्रूण को निकालकर अगर मैं एक माध्यम में डालूं, एक माध्यम जो मैंने बनाया और उसमें डालकर मैं उसका विकास कराऊं, मीनिंग समझ रहा है? चल उल्टे तरीके से समझते। कई बार एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आती, उल्टे तरीके से सोच। एक बच्चा जो अपनी मां के गर्भ में पल रहा है, उस गर्भ से निकालकर उस बच्चे को एक मशीन के अंदर डाल दूं,
वो बच्चा जो अभी भ्रूणीय अवस्था में है, भ्रूण के रूप में है, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसको निकाल कर मैं एक मशीन के अंदर डाल दूं और उस मशीन में वो क्या हो, विकास करे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कृत्रिम विकास बोलूंगा कि प्राकृतिक विकास बोलूंगा? सोच। यस 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 यस, अरस्तु हैं, अरस्तु हैं। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, सोचो। कृत्रिम बोलूंगा कि प्राकृतिक बोलूंगा? सर कृत्रिम बोलोगे तो वही चीज एनिमल की जगह प्लांट्स में इन्होंने करने की सोची। क्या? एक अपरिपक्व भ्रूण को निकालकर एक कृत्रिम माध्यम में उसको क्या कराना, उसका विकास करना, उसका अध्ययन करना। इस पर बहुत जोर दिया था इन्होंने। क्या सर ये आज की डेट में होता है? भाई सब बहुत होता है। मैंने खुद ने किया है, अपनी लैब में किया था जब मैं कॉलेज में था। जो भ्रूण होता है उसकी स्टडी करते थे हम, ठीक है। सो अभी मेरे पर मत जाना, यहां पर फोकस करना, ठीक है। यहां पर जो चीज लिखी हुई है, क्योंकि समय नहीं लगता है, पलटते हुए फोकस टूट जाता है पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों पर, तो यहीं पर फोकस बनाए रखना जो यहां पर है, ठीक है। क्या कि इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या होता है, विकास। तो अपरिपक्व भ्रूण लेकर उनका कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी एक पेड़ से निकालकर एक ऐसी जगह विकास करना जो हमने बनाई है, ठीक है, उसमें विकास कराना। तो उस पर बहुत जोर दिया था इन्होंने। इन दिनों ऊतक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया है। याद रखना ये वर्ड आपके 12th क्लास में आएगा। ऊतक संवर्धन क्या करते हैं? ऊतक संवर्धन में एक पेड़ लेते हैं और उस पेड़ का सपना ध्यान से सुन लो। मैं कसम से, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कुछ बच्चों पर, लिटरली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं कुछ बच्चों की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तेरे पास एनसीईआरटी उसको खोल कर नहीं बैठ सकता है? बांगड़ू है बिल्कुल ही, इसका इस्तेमाल कर सकता है ना? क्या ये बिल्कुल बचकानी हरकतें करते हो यार, बिल्कुल बचकानी हरकतें। हाँ इंक्यूबेशन में रखते हैं। वेरी गुड दीपक प्रताप, बहुत ही बढ़िया। सर एनसीईआरटी नहीं है, बताओ अब इसके पास एनसीईआरटी नहीं, खरीद के दिलवा दे तुमको। ऊतक संवर्धन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैं एक वैज्ञानिक, मैंने क्या किया, मैंने एक पेड़ लिया, डन, और इस पेड़ का एक छोटा सा ऊतक ले लिया और इस ऊतक को मैंने एक फ्लास्क में डाला। क्या लिया, ये देख, मैंने एक पेड़ लिया, ये एक पेड़ है, और इस पेड़ का मैंने एक छोटा सा ऊतक ले लिया। ऊतक मीन्स कोशिकाओं का समूह ले लिया, छोटा सा, काटा, यहां से काट के निकाला और एक फ्लास्क में डाल दिया। सर इस फ्लास्क में क्या था, इस बीकर में क्या था? इस बीकर में पोषणीय पदार्थ हैं। अब ये मत पूछना सर पोषणीय पदार्थ का मतलब, तू खाना खाता है उसमें पोषण होता है ना। तो मेरे भाई यहां पर जो तू ऊतक यहां से लिया, इतना सा छोटा सा ऊतक लेकर तूने यहां पर डाल दिया। उस ऊतक में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जब पोषण मिलेगा तो ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। हाँ सर, बढ़ती जाएगी। हाँ सर, बढ़ती जाएगी। हाँ सर, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और फाइनली इस संरचना से हम एक नया पेड़ बना देंगे, नया पादप बना देंगे। इमेजिन कर, एक पेड़ के एक छोटे ऊतक को लेकर तूने एक नया पेड़ बना दिया उसी के जैसा। सोच, बहुत कम समय में तू हजारों लाखों पादप बना सकता है इस पेड़ से। सोच 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 सोच, दिमाग लगा। क्या इस पेड़ के एक छोटे से ऊतक को निकालकर, ऐसे छोटे 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 ऊतकों को निकालकर बहुत ही कम समय में हजारों लाखों पादप बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ऊतक संवर्धन कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी, मतलब इंडिया में, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। किसने? पंचानन महेश्वरी ने। आगे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब परखनली निषेचन, यानी टेस्ट ट्यूब निषेचन परखनली शिशु, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अंत्य अंडाशय परागण पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। क्या बात है, हमारी एनसीईआरटी कुछ ज्यादा ही
तगड़े तगड़े शब्द डाल देती है। क्या इनकी भैया जय जयकार हुई थी। ये जो काम इन्होंने किया, ऊतक संवर्धन, अपरिपक्व भ्रूण का विकास है, परख नली निषेचन। परख नली निषेचन का मतलब आपने एक नर पादप के युग्मक को लिया, या मैं बोलूंगा आपने एक पेड़ के नर युग्मक को लिया, एक पेड़ के मादा युग्मक को लिया, और परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा दिया, निषेचन करा दिया। ये भी इन्होंने किया। अब जरा सोच, ऐसे बेहतरीन 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 काम इन्होंने किए हैं। ऊतक संवर्धन, अपरिपक्व भ्रूण का शरीर के बाहर विकास करना, परख नली शिशु या परख नली निषेचन कराना, ये इतने सारे काम। आईवीएफ नहीं है दोस्त, वो आईवीएफ एनिमल्स में होती है। यहां पर परख नली निषेचन लिखा हुआ, परख नली शिशु नहीं, मेरे से गलती से शिशु निकल गया। परख नली निषेचन। सोच, एक पेड़ का मैंने नर युग्मक ले लिया, एक पेड़ का मादा युग्मक ले लिया, और दोनों को परख नली के अंदर क्या करा दिया, निषेचन करा दिया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परख नली निषेचन। ये इन्होंने किया। बाद में हमारी एनसीईआरटी बोल रही कि भैया इतने सारे काम इन्होंने किए कि इस कारण विश्व भर में इनकी क्या हुई, जय जयकार हुई, जय जयकार हुई। कैसे जय जयकार हुई, ध्यान से सुन। उसी के आगे क्या लिखा हुआ है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। क्या, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें एफआरएस मींस फेलोशिप ऑफ इंडियन साइंस एकेडमी, तथा एफआरएस क्या है, फेलोशिप इंडियन साइंस एकेडमी। एफआरएस नहीं होएगा, फेलोशिप ऑफ रिसर्च एंड इंडियन साइंस एकेडमी। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, एफआरएस की फुल फॉर्म। अरे यार, मैं भी क्या बोल रहा हूं सर, एफआरएस की फुल फॉर्म क्या है। एफआरएस की फुल फॉर्म थी फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी इन लंदन। ये है एफआरएस की फुल फॉर्म, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनना। कोई भी वैज्ञानिक जब बहुत बेहतरीन काम करता है, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, जब वो कोई बहुत बेहतरीन रिसर्च करते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा साइंस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, कोई जानता है। फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, ये साइंस डे कब मनाया जाता है। साइंस डे कब मनाया जाता है, 27 फरवरी। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है जानते हैं, 28 फरवरी, 5 जून, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सीवी रमन के कारण। वेल डन, सीवी रमन के कारण मनाया जाता है। वेरी गुड। तब आप मुझे बताइए, सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या नहीं है। हाँ सर। नोबेल पुरस्कार मिला था कि नहीं मिला था। हाँ सर। तो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जब कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उनको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त होती है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उनको अपने कॉलेज की फेलोशिप देती है। क्या, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी जो होती है, वो अपने यूनिवर्सिटी की क्या देती है, फेलोशिप देती है कि आइए आइए, आपका सम्मान किया जाएगा और हमारे यहां पर जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करो। दिस इज कॉल्ड फेलोशिप। इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोशिप बोलते हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको अपनी क्या दी थी, फेलोशिप दी थी, यानी फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी दी गई थी, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी दी गई थी। इसके अलावा इनको इंडियन साइंस एकेडमी और अन्य संस्थान से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इंडियन साइंस एकेडमी, ISA, इंडियन साइंस एकेडमी से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने इनको सम्मानित किया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इनको फेलोशिप मिली थी। ये सारे इन्होंने काम किए थे। चलिए जी आगे।
इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। चलो स्कूल में भी क्या योगदान किया वो भी देख लो, अब तुम्हारे लिए ये चीज क्या। एनसीईआरटी ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित करी थी। अब इस लाइन को मैं समझाऊं कि एक ही बार में समझ गए होंगे। ये वो वैज्ञानिक है जिनकी गाइडेंस में 1964 में एनसीईआरटी ने बायो की बुक पब्लिश करी थी। 1964 में बायो की यानी जीव विज्ञान की सबसे पहली पुस्तक जो जीव विज्ञान की प्रस्तुत करी थी इन्हीं के गाइडेंस में करी थी हायर सेकेंडरी स्कूल में। डन। ये थे आपके पंचानन महेश्वरी। अब इनको इतना डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखो बनने को बन सकता है, हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। अरे इनके बारे में क्या पढ़ना, हम सीधा उस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? हमारे अध्याय पे, चैप्टर पे। इन चीजों को हम भूल जाते हैं। तो याद रखना ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी और हर अध्याय में, हर इकाई में ये जो साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। डन। हाँ, सेल वाले में हमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा, रीजन था। क्यों? क्योंकि जब तक तू जैव अणु चैप्टर नहीं पढ़ेगा तब तक वो वैज्ञानिक समझ में नहीं आएगा जो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट बताऊंगा, प्रोटीन का एनालिसिस बताऊंगा। जब तू जैव अणु चैप्टर पढ़ेगा ना, बायोमोलिक्यूल्स, आपको पता है ना, कोशिका विभाजन और जैव अणु ये तीनों एक साथ एक अध्याय में आते हैं और वो एक इकाई में आता है। और उस इकाई से पहले एक वैज्ञानिक का बता रखा है, कौन है? रामाचंद्रन। वो रामाचंद्रन कब समझ में आएगा? ना वो सेल में समझ में आएंगे, ना वो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझ में आएंगे, वो समझ में आएंगे किसमें? जैव अणु में। तो जब जैव अणु पढ़ाऊंगा तब उनके बारे में बताऊंगा। तो पढ़ाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि मैं सेल चैप्टर उठा लिया और रामाचंद्रन के बारे में बताने लग जाऊं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन किसमें आएगा? बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। हाँ, कोलेजन की जो तृतीय संरचना जो होती है प्रोटीन की, वो बताई थी। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। सर आपने ये पिछले चैप्टर में नहीं बताया। देखो अब ये बांगड़ू क्या कह रहा है, अब बताओ। अब ये डांट खाने का काम कर रहा है, अब ये समझना ही नहीं चाहता। इसका सारा फोकस किस पे था? लिखने पर था। सारा आपने ये पिछले चैप्टर में नहीं बता रहे बांगड़ू। ये जो साइंटिस्ट जो होता है ये एक चैप्टर से पहले नहीं है, एक इकाई से पहले। इकाई मीन्स कई सारे चैप्टर मिलकर एक इकाई बनाते हैं। चैप्टर को हम हिंदी में अध्याय बोलते हैं और कई सारे चैप्टर मिलकर एक इकाई बनाते हैं। तो कोई इकाई जब स्टार्ट होती है ना, एक यूनिट जब स्टार्ट होती है, तो उससे पहले वैज्ञानिक है। तेरे को मैंने बता दिया कि हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उससे पहले जो वैज्ञानिक दे रखा है तेरी एनसीईआरटी में, वो हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? रीजन बता दिया। अब तू ना सुने तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बांगड़ू। सर नई एनसीईआरटी किसने पब्लिश करी? हाँ, हमारे चचा हैं, उन्होंने पब्लिश करी। आ जाइए, वापस से फोकस करते हैं, हमारे चैप्टर पर आते हैं। ये हमने इन वैज्ञानिक के बारे में पढ़ लिया है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये याद रखना। एनसीईआरटी जो थी 1964 में उसका पहला प्रकाशन निकला था और वो इनके नेतृत्व में आई थी। पंचानन महेश्वरी भारतीय पादप भ्रौणिकी के जनक कहलाते। धतूरे पर काम किया था, जयपुर के पैदा हुए थे, इलाहाबाद में स्टडी करी थी, डब्ल्यू डी जॉन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट को स्थापित किया था, बाकी ऊतक संवर्धन और ये सारी चीजों में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। रॉयल सोसाइटी में इनको फेलोशिप मिली थी। डंडना डंडन, इतनी सी बात है। आ जाते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाँ, अभी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर हम किसका पढ़ने वाले हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्प मिलते हैं उनमें लैंगिक जनन की हम बात करने वाले हैं। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हटा दूं, एफआरएस का मीनिंग समझ में आ गया था, लिख लेंगे। यहां से हटा दूं, अगर हटा दूंगा तो मेरे पास एक पेज खाली हो जाएगा। बोलिए, लिख लिया आप सभी ने? एफआरएस का मतलब फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी।
फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी यहां से हटा दूं, लिख लेंगे, इतना भरोसा है मुझे। डन, चले आइए। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर पुष्प क्या यानी फ्लावर की बात करने वाले हैं। इस पुष्प की संरचना का अध्ययन करने से पहले सबसे पहला बिंदु जो यहां पर आता है, क्या पुष्प की खेती की जाती है, पुष्प का क्रय विक्रय किया जाता है? जरा सोच, पुष्प की खेती की जाती है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है? हां सर। तो पुष्प की खेती जो होती है, पुष्प की खेती जो होती है, उस खेती को, उस क्रय विक्रय को हम क्या कहते हैं? याद रखना, भूल ना जाना। हिंदी में बोलते हैं सिंपल पुष्प खेती, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। सिंपल सा बिंदु था, क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु। अब देख, कई बच्चे हैं जो सीधा रटे पड़े हैं। एक बच्चे ने लिख दिया एंथोलॉजी, क्यों? रटा था उसने। और रटेगा तो बेटा तेरा मार्क्स डेफिनेटली कटेगा, याद रखना इस चीज को। अगर तू रटेगा तो तेरे मार्क्स डेफिनेटली कटेगा, रटेगा तो। अगला बिंदु, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसने भी एंथोलॉजी लिखा था, बांगड़ू आज के बाद तू कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू क्या पढ़ रहा है? बायोलॉजी। जहां पर भी लास्ट में क्या है? लॉजी, AGOG, लोजी। सुनो जी, ध्यान से सुनो जी, क्या बोला? लॉजी। हमेशा याद रखना, जहां पर भी वर्ड आए लॉजी, लॉजी मीन्स अध्ययन। तो याद रखना, पुष्प का अध्ययन यानी स्टडी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। जैसे अभी तूने क्या पढ़ा था? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी नहीं, युग्मनज से एम्ब्रियो बनने के बीच में जो अवस्थाएं आ रही थी, उन अवस्थाओं का अध्ययन जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं एंथोलॉजी। तो आज की बात मत भूलना, क्या? पुष्प का अध्ययन, एंथोलॉजी। पुष्प की कृषि, फ्लोरिकल्चर, जिसको हम पुष्प खेती भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुष्प खेती भी बोल देते हैं या फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी? बताइए जरा जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल सा बिंदु था, याद रहेगा क्या? एंथोलॉजी क्या है जनाब, याद रहेगा? नेक्स्ट, तीसरा बिंदु, क्या पुष्प जो होते हैं, क्या ये सौंदर्य का, आकर्षण का एक प्रतीक होता है? धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक होता है? क्या ये सौंदर्य का, क्या ये धार्मिक आस्थाओं का, उनका क्या ये प्रतीक होता है? सोचो, होता है या नहीं होता? सर पोमोलॉजी क्या होता है? फल का अध्ययन बेटा, फलों का अध्ययन जो होता है उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। फल और फूल में डिफरेंस है ना दोस्त? हाँ जी, बोलिए। सौंदर्य का प्रतीक, धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक। अरे भैया, चढ़ाते नहीं है, पुष्प नहीं चढ़ाते हैं, अपने इष्ट देवता को पुष्प चढ़ाते हैं, कई धर्मों में चढ़ाते हैं, कई धर्मों में नहीं चढ़ाते हैं। सौंदर्य का प्रतीक है। औरतें कई बार पुष्प लगाती हैं, लगाती नहीं लगाती? हाँ, अरे देते भी तो ना पुष्प, हैं? ऐसे टांगों पर बैठकर इस तरीके से पुष्प देते हैं, देते नहीं भाई? निब्बी को पुष्प नहीं देता? देता है दोस्त। तो पुष्प दिए भी जाते हैं। तो सौंदर्य का प्रतीक है, धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, सबका प्रतीक है। कौन है? हमारा पुष्प। नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताओ, इतनी सी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए मेरे भाई। है, आकर्षक है, सौंदर्य का प्रतीक है, धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, ये सारी चीजें, सामाजिक प्रतीक है ना? बिल्कुल है। सर आपने भी दिया था। देख बेटा, बात को डाइवर्ट मत कर, ठीक है? बात कहीं और जा सकती है, और बात कहीं और चली गई तो हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा। तो बात को डाइवर्ट मत कर, यहां पर फोकस कर, ठीक है? ठीक है, चल।
सो ये सिंपल से 3 बिंदु मैंने लिखे। पुष्प की कृषि, उनका क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना, फ्लोरिकल्चर। पुष्प का अध्ययन, एंथोलॉजी। पुष्प जो है किसका प्रतीक है? सौंदर्य का, सामाजिक धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, आकर्षक होता है ना, आकर्षित करता है। तो ये सिंपल से बिंदु हमने यहां पर लिखे हैं। चलिए जनाब अब आगे चलते हैं, ठीक है। चौथा बिंदु जो आता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से सुनना। ये 3 बिंदु आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा बिंदु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। देख बेटा, आराम से पढ़ा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है, भागना नहीं है, आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। सर ये लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है लेकिन समझ में नहीं आई। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, रूपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन बोल दीजिए, मॉडिफाई बोल दीजिए। प्ररोह जो होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं शूट, यानी फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। इसको अंग्रेजी में बोलते क्या कि भैया फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट है। क्या मतलब है मॉडिफाइड शूट का? आइए मैंने कहा ध्यान से समझते हैं। जिनको आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आए ध्यान से समझ, वापस से रिपीट कर दूंगा। देख, तेरे को एक पेड़ में क्या दिखाई देता है? मतलब एक पेड़ में क्या क्या चीजें हम अपनी आंखों से बाहर से देख सकते हैं? सर जड़ें होती है जो जमीन में होती है ना। और अगर हम सनी देओल हैं तो हम जड़ समेत बाहर पेड़ को निकाल सकते हैं। हाँ सर, जड़ें दिखाई देती हैं। हाँ सर, ये कौन है? सर मूल है। हम हेडपंप नहीं निकालेंगे, हम सीधा पेड़ निकाल देंगे। हम सनी देओल से कम है क्या? हाँ सर, ये हमने मूल निकाल दी, हमें मूल दिखाई दे रही है। हाँ सर, और क्या दिखाई दे रहा है? सर हमें तना दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, इस तने से क्या निकल रही है? सर शाखाएं निकल रही हैं। मैंने कहा ठीक है। इन शाखाओं पर क्या मिल रही है गुरु? पत्तियां मिल रही हैं। मैंने कहा ठीक है, डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी, समझ में आ गया। चलो, अब यहां तक की बात सुनने समझने के बाद में ध्यान से सुनना। एक बीज होता है ना, बीज। उस बीज के अंदर बेटा, उस बीज के अंदर होता है भ्रूण। एक बीज जो होता है, उस बीज के अंदर कौन होता है गुरु? भ्रूण होता है। कौन है? दिस इज भ्रूण। हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर की आत्मा को तो फील करना पड़ेगा ना, रटना थोड़ा ना, चीजों को समझना है, चीजों को फील करना और फिर याद रखना। ये बीज है और इस बीज के अंदर कौन मिल रहा है बेटा? इस बीज के अंदर मिल रहा है भ्रूण। हाँ सर, ये कौन है बेटा? ये है भ्रूण। दिस इज भ्रूण, एम्ब्रियो। और इस भ्रूण के पास में 2 क्षेत्र, एक का नाम है प्रांकुर और एक का नाम होता है मूलांकुर। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूम्यूल और इसको हम बोलते हैं रेडिकल। इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है? तेरे को ये चीज समझ में आ रही है जो मैंने यहां पर बताई? क्या ये बीज है और इस बीज के अंदर कौन मिल रहा है? भ्रूण मिल रहा है, एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो में 2 क्षेत्र है, एक का नाम है प्रांकुर, एक का नाम है मूलांकुर। ओके सर, अब आगे की बात यह है कि ये बीज जब अंकुरित होएगा तो इस बीज को जमीन में डालेगा, पानी देगा, ये बीज अंकुरित होएगा। अंकुरित होने के बाद में ये प्रांकुर आगे चलकर बनाएगा तना। स्तंभ बोल देते हैं देश बायो की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? स्तंभ, यानी तना बनाएगा। किसका निर्माण करेगा? तने का और पर्ण का। ये 2 चीजें, क्या मेनली ये 2 चीजें, क्या? तना और पर्ण। ये मेजरली 2 चीजें बना रहा है। कौन? ये जो प्रांकुर जो होता है, इसके पास संदेश है, इसके पास इंफॉर्मेशन है। क्या बनाने की? तना बनाने की और पर्ण यानी पत्ती बनाने की। ठीक है। और ये जो मूलांकुर है, ये आगे चलकर क्या बनाता है? सर ये मूलांकुर जो है ये आगे चलकर बनाता है मूल। मूल क्या होती है सर? रूट। रूट मीन्स जड़ें। ठीक है सर,
ये भी हमको समझ में आ गया। यानी इस पेड़ के अंदर मूल बनाने का काम किसने किया? सर मूलांकुर ने। और ये तना, और इस तने से शाखा, शाखा तो भैया तने का भाग है, शाखा किसका भाग है? तने का। उस शाखा पर पर्ण बनाने का काम भी किसने किया? भाई साहब आपके प्रांकुर ने। यानी प्रांकुर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड लीफ। लीफ और स्टेम के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये प्लूम्यूल रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है सर। अब ये जो स्टेम और लीफ जो होते हैं, ये मिलकर इधर देखना, यहां पर फोकस करना, ये स्टेम और ये जो लीफ जो हैं, ये मिलकर कहलाते हैं प्ररो, शूट। क्या कहलाते हैं? प्ररो यानी शूट। और बाकी ये जो नीचे जो है वो कौन है? रूट। तो एक पेड़ में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर हमको इस पेड़ में शूट दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है। रूट किसने बनाया? इस बीज के अंदर जो भ्रूण था उसमें जो रेडिकल है उसने रूट बनाया। और शूट जो था, शूट कौन था? सर लीफ और स्टेम जो था ये शूट था। ये शूट किसने बनाया? सर प्लूम्यूल ने बनाया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक की बात में? दंडन आडंडन? सर ये 1 जून वाला बैच है? नहीं बेटा, ये तो 22 मई वाला बैच है, 1 जून वाला थोड़ी ना है। सर आप मेरा नाम कभी नहीं लेते, क्यों? तुम मतलब क्या मतलब बॉलीवुड में काम करते हो बेटा? कोई मूवी वूवी आई है क्या आपकी? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलें? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझने के बाद में अब इधर देख, यहां पर फोकस कर। ये तेरा पेड़ था, इस पेड़ में तना था, तने से शाखा निकली। शाखा किसका भाग है? तने का। और इस शाखा पर लगी हुई हैं पत्तियां, ये पर्ण है। ठीक है सर, अब इधर देखना, इसी शाखा पर एक कलिका होती है, इसी शाखा पर एक कलिका मिल रही है। गुरु फोकस करना है यहां पर, नहीं तो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्या मिल रही है? कलिका मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं पुष्प अध्यक। इस कलिका को बोला जाता है पुष्प अध्यक। फ्लोरल प्राइमोर्डिया। किसको? मोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया, पुष्प अध्यक एक कलिका है। ये कौन है? एक कलिका है। कलिका मीन्स कली देखी आपने? कली देखिए, जैसे पुष्प की कली होती है, ऐसे एक छोटी सी कलिका मिल रही थी। ओके सर, है ना? डंठल नहीं, रुक जा भी, एक कलिका मिल रही थी। ठीक है, इतना सा फूला हुआ भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पुष्प अध्यक। ये कलिका है। ओके सर। अब ये कलिका ने क्या किया सर? विकास किया। ये कलिका ने जैसे जैसे ये पुष्प पेड़ विकास कर रहा है, वैसे वैसे इस कलिका ने धीरे धीरे विकास करना स्टार्ट किया। एक डंडी में कन्वर्ट हो गई। किसमें बदली? एक डंडी में। ओके सर। और इस डंडी का ऊपरी भाग जो है वो फूल गया। ओके सर। अब ये जो डंडी जो है और इसका ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग पर ध्यान से सुनना, इस फूले हुए भाग पर कुछ पत्तियां मिल रही हैं। क्या? इस फूले हुए भाग पर कुछ क्या मिल रही थी? पत्तियां लगी हुई थी। पत्तियां 4 प्रकार की यहां पर पत्तियां लगी हुई हैं। क्या? ये जो फूला हुआ भाग जो था, इस फूले हुए भाग पर फोकस कर। यहां पर क्या बोल रहा हूं? ये जो फूला हुआ भाग था जो इस डंडी से निकला, ये डंडी किससे निकली? इस कलिका से निकली। इस फूले हुए भाग पर 4 प्रकार की पत्तियों का निर्माण हुआ। कितनी? 4 प्रकार की पर्ण का क्या हुआ? निर्माण हुआ। किस पर निर्माण हुआ? इस फूले हुए भाग पर। ये फूले हुए भाग के नीचे क्या मिल रही है? डंडी। वो डंडी किससे निकली? कलिका से। ये कलिका किस पर मिल रही थी? इस शाखा पर मिल रही थी। डन।
क्लियर है? अब वर्ड पर फोकस करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। ये जो डंडी जो थी, इस डंडी का नाम है पुष्प वृंत, अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिसिल, PEDICEL, पेडिसिल। इसका ये जो फूला हुआ भाग था, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अंग्रेजी में बोलते हैं थैलेमस, अंग्रेजी में बोलते हैं थैलेमस। ये जो फूला हुआ भाग था, और इस पर मिल रही है 4 प्रकार की पर्ण, 4 प्रकार की पत्तियां। क्या मिल रही हैं? 4 प्रकार की पत्तियां मिल रही हैं। अब ये जो संरचना है, इस संरचना को हमने बोला है पुष्प। ये जो तेरे को संरचना दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर तेरे को दिखाई दे रही है, इसको हमने बोला पुष्प। अब मैं तेरे से प्रश्न पूछूंगा और तू आंसर देगा, क्या इस पुष्प में पर्ण है? सोच, क्या इस पुष्प में पर्ण है? पर्ण। क्या इस पुष्प में लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ है या नहीं है? सोच समझकर आंसर देना। क्या इस पुष्प में पर्ण है? हां है। कितनी? 4 प्रकार की पर्ण है। इनका नाम क्या है? अभी बता रहा हूं, अभी सिर्फ इतना सा। क्या इस पुष्प में पर्ण है? हां। तेरे को ये लाल रंग की पत्ती, हरे रंग की पत्तियां दिख रही है? हां। है कि नहीं है? हां सर, पत्तियां हैं, पर्ण है, 4 प्रकार की पत्तियां हैं। हां सर। यानी क्या पुष्प जो है, क्या पुष्प जो है, क्या पुष्प जो है, ये पुष्प, क्या इस पुष्प में पर्ण जैसी संरचना है? हां सर है। क्या इस पुष्प में, ध्यान से सुनना, एक डंडी थी? हाँ। एक डंडी का फूला हुआ भाग था? हाँ। ये डंडी और ये डंडी का फूला हुआ भाग, ये डंडी और इसका ये जो फूला हुआ भाग है, ये किससे निकला था? एक कलिका। वो कलिका किस पर थी? शाखा। शाखा किसका भाग है? तने का। सोच, ये पोर्शन, ये जो सफेद वाला जो पोर्शन जो था, इसको भी मैं सफेद कर देता हूं ताकि ये मैच कर जाए, क्योंकि सफेद हमने किसको दिखाया? तने को दिखाया है, तने की शाखा को दिखाया है। ठीक है, अब इधर देख, हमने सफेद किसको दिखाया है सर? ये जो सफेद वाला पोर्शन है, ये हमने किसको दिखाया है सर? ये सफेद वाला पोर्शन हमने किसको दिखाया है सर? तने को दिखाया। जस्ट मैं इसलिए रंग रहा हूं ताकि जब आप बाद में पढ़ें तो एक ही बार में लेक्चर रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में टीचर की स्लाइड को देखे और स्लाइड को देखने के बाद में चीजें याद आ जाए। ये सफेद वाला पोर्शन कौन था? तना। इससे क्या निकली? शाखा। शाखा किसका भाग? तने का। इस शाखा पर कलिका मिल रही थी, कलिका किसका भाग? शाखा की। शाखा किसका भाग? तने का। यानी तने से ही तो बनी कलिका, और वो कलिका से क्या बना? पुष्पवृंत, और पुष्पवृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन। यानी पुष्पवृंत किसका मॉडिफिकेशन या किसका भाग? तने का। पुष्पासन किसका भाग? तने का। तो जरा सोच, एक पुष्प में पर्ण जैसी संरचना भी है? हां सर, 4 पर्ण जैसी संरचना है। स्तंभ यानी तने से बनी हुई संरचना भी है? हां सर, तने से बनी हुई संरचना भी है। तो पर्ण और तने मिलकर क्या कहलाता है? प्ररोह कहलाता है। तो सोच, एक पुष्प जो है वो किसका मॉडिफिकेशन था, किसका रूपांतरण था? भैया इनका रूपांतरण था। ये दोनों मिलकर क्या कहला रही है? प्ररोह। इन्हीं का ही तो मॉडिफिकेशन हुआ था। किस रूप में हुआ? पुष्प के रूप में हुआ था। बोल मेरे भाई, आज के बाद भूलेगा? शाखा तने के बीच में नहीं है, शाखा तने का भाग है। डन? क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। सर, अब ये पत्तियां और ये जो पत्तियां थी, आपने तो बोला ये भी पत्ती और ये भी पत्ती है, इन पत्तियों में डिफरेंस है क्या? पूछेंगे ना। सर, ये जो पत्तियां यहां पर आपने पुष्प में बताई और यहां पर ये जो पत्तियां दिखाई हैं, क्या इन पत्तियों में डिफरेंस है क्या? सर, डिफरेंस है क्या कुछ? मैंने कहा है ना, है ना, बिल्कुल है। इनको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इन पत्तियों को बोलते हैं जो
प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, इन पत्तियों को बोला जाता है कायिक पर्ण। क्या बोला जाता है? कायिक पर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोफिल। इनको हम क्या बोलते हैं? कायिक पर्ण बोलते हैं, ट्रोपोफिल बोलते हैं। ठीक है। जबकि ये पत्तियां जो एक पुष्प में है, और सोच, क्या पुष्प एक लैंगिक संरचना है? दिमाग लगा, चाहे तू 11वीं कक्षा में है, इतना तो समझ लेगा कि ये पुष्प जो है ना, इस पुष्प, इसमें लैंगिक जनन होने वाला है, इसमें नर युग्मक मादा युग्मक बनने वाले हैं। सोच, क्या ये एक लैंगिक संरचना है? और अगर ये लैंगिक संरचना है तो इसकी ये जो पत्तियां जो होंगी, क्या ये कायिक पर्ण कहलाएंगी या जननीय पर्ण या बीजाणु पर्ण कहलाती हैं? तो बेटा जी, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, इनकी पत्तियों को, इन पर्णों को हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं। बीजाणु पर्ण कहते हैं। स्पोरोफिल क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। ठीक है। तो जो जनन से रिलेटेड हो, बीजाणु पर्ण, जो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड हो, कायिक पर्ण। तो एक पेड़ के अंदर जो तुम पत्तियां देखते हो, हरी हरी हरी, ये नहीं, हरी 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 जो पत्तियां जो तुम देखते हो, मेजरली उनका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? कायिक पर्ण बोलते हैं। जबकि एक पुष्प के अंदर जो पत्तियां तुम देखते हो, जो जनन से संबंधित है, इनको हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण, स्पोरोफिल बोलते हैं। डन। चलें आगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। डंडना डंडन। सर, यहां पर हमें यह बिंदु समझ में आ गया कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसका हमें मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए जनाब, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ें आगे। ये हमारा कौन सा बिंदु था? चौथा बिंदु। अगले बिंदु पर आते हैं, 5वें बिंदु पर। अब यहां पर यह संरचना दे रखी थी, इस संरचना को अभी हम देखते हैं, लेकिन 5वां बिंदु हमारा यहां पर अगला ये रहा। हाँ जी, स्पोरोफिल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली टेरिडोफाइट्स में होता है। किसमें होता है बेटा? वो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स, उनकी उसमें होता है, स्पोरोफिल्स में और ट्रोपोफिल्स में भी। मतलब ट्रोपोफिल्स में तो होता है, स्पोरोफिल्स में पर्टिकुलरली टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर होता है। और यहां पर भी स्पेसिफिकली एक स्पोरोफिल होती है, ये जो नीचे वाली दिख रही है तुमको, ये हरी हरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, जो किससे बनी होती है? सेपल से बनी होती है, बाह्य दलों से बनी होती है। इसमें भी होता है, बाकी इसके अलावा जो होती है उनमें नहीं होता है। जबकि टेरिडोफाइट्स की जो स्पोरोफिल होती है उनमें यूनिक कैरेक्टर होता है टेरिडोफाइट का, कि उनकी स्पोरोफिल में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ये हम पढ़ेंगे किसमें? 11th क्लास का जो चैप्टर है वनस्पति जगत, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु जो है वो ये, दोस्त समझना, ये पुष्प आगे चलकर किसका निर्माण करता है? कोई मुझे बताएगा ये पुष्प आगे चलकर क्या बनाता है? शाखा और तने में क्या अंतर है? पगला गया है क्या? कितनी बार बोलूं? मैं तना हूं और मेरे तने से ये दो, मैं एक शरीर हूं, ठीक है, और इस शरीर से 2 हाथ निकल गए, तो हाथ किसका भाग? शरीर का ना। तो तना एक शरीर है जिसके प्रवर्धन निकल रहे हैं, जिसके एक्सटेंशन निकल रहे हैं, जिनको हम शाखा बोला है। कोई अंतर नहीं है, उसका भाग है। पुष्प आगे चलकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। बहुत ही बढ़िया। पुष्प आगे चलकर फल का निर्माण करता है। पुष्प आगे चलकर क्या बनाता है? फल बनाता है दोस्त। ये पुष्प जो है आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? फल का। फिर उस फल में क्या होता है? बीज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपली पुष्प आगे चलकर क्या बनाता है? फल बनाता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनना। मैं तेरे से एक चीज पूछता हूं, मुझे ये 2 वर्ड का मीनिंग सोच समझकर मुझे बताना।
एक फलनी और बहुफलनी, कसम से तुम्हारा माथा हिलने वाला है उन बच्चों का जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है। जिन्होंने मेरे से पिछले साल ये पढ़ा था उनका नहीं हिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका माथा हिलने वाला है। सर टेरिडोफाइट्स में तो फ्लावर होते ही नहीं है, तो मैंने फ्लावर की थोड़ी ना बात करी, टेरिडोफाइट में लीफ की बात करी। बेटा एक बच्चे ने लीफ पूछा था, लीफ, ठीक है, लीफ तो होती है ना, मैंने तो लीफ की बात करी है, फ्लावर की थोड़ी ना बात करी है। कौन था? डॉक्टर एमएस। एक बच्चे ने पूछा स्पोरोफिल जो होती हैं, जो जनन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट में भी तो जनन होता है ना, लैंगिक जनन, तो उसमें भी मिलेंगी। हाँ भाई, एक फलनी बहुफलनी, इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक, यहां लिख देता हूं मोनोकार्पिक, और इसको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। कोई बताएगा इसका सिंपल सा वर्ड देखकर, कसम से मीनिंग आ जाना चाहिए, वर्ड देखकर, वर्ड देखकर। एक फलनी का मतलब क्या होता है और बहुफलनी का मतलब क्या होता है। मैं तेरे से एक सिंपल सी बात बोलूं कि एक पेड़ जिसके जीवन काल में एक बार अगर पुष्पन होएगा, एक पेड़ जिसकी पूरे लाइफ में एक बार पुष्पन होएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा। सोच, मैं एक पेड़ हूं, मेरे पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन हुआ, तो एक बार पुष्पन होएगा, वही पुष्प आगे चलकर क्या बनाएंगे, फल बनाएंगे, तो मैं एक फलनी नहीं कहलाऊंगा। सोच, इतनी सी बात समझ में आई। एक फलनी का मतलब जिनके जीवन काल में एक बार फल आएंगे। अब जीवन काल में एक बार फल आएंगे यानी उनमें पुष्पन एक बार हुआ होगा, नहीं, जीवन काल में एक बार क्या आएंगे, फल आएंगे, यानी पुष्पन होगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब इधर सोच, इसका मीनिंग क्या होगा बहुफलनी का। आराम से समझ सकता है, बहुत आराम से समझ सकता है। बहुफलनी का मतलब जिनके जीवन काल में कई बार पुष्पन हुआ होगा। समझ सकता है? बहुफलनी का मतलब जिनके जीवन काल में, जीवन काल में कई बार कौन आए होंगे, फल, यानी पुष्पन होगा। अरे भैया, पुष्प जब फल बना रहा है, एक पुष्प जब फल बना रहा है, पुष्प जब फल बना रहा है, तो जीवन में अगर एक बार पुष्पन होएगा, इट मीन्स एक बार फल आएंगे। जीवन में कई बार पुष्पन होएगा यानी कई बार फल आएंगे। जरा थम्सअप के साथ में हमको बता दो, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बात। कह रहे जब नहीं होएगा, अरे नहीं होएगा तो नहीं होएगा भाई, हम क्या कर लेंगे बताओ। बोल, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि ऑक्सीजन नहीं मिली, लवण नहीं मिले, जल नहीं मिला, तो नहीं होएगा भाई। इसमें हम क्या करें बताओ? जबरदस्ती उसके अंदर से पुष्प निकालें? वो तो एक प्राकृतिक कंडीशन है कि नहीं हो पाया। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि इसका मीनिंग तेरे को समझ में आ गया गंगाधर? डन? चलो, अब ये तो चीज समझ में आ गई। सर एग्जाम्पल देखने से पहले हम माथा हिला देते हैं थोड़ा सा। एक वर्ड है एक वर्षीय, और एक वर्ड है द्विवर्षीय। ये जो एक फलनी जो होते हैं ना, मोनोकार्पिक जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक वर्षीय होते हैं और एक द्विवर्षीय होते हैं। अब कृपया करके अगर अपने हाथों को विराम दे सकते हो तो दे लो। कृपया करके अगर अपने हाथों को
विराम दे सकते हो। आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की अगर इतनी सी बात मान सकते हो कि तनिक पल भर के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर शांति से अपने हाथों को पीछे रखकर अगर ध्यान से किसी चीज को सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो? कर सकते हो इतना सा? सर पुष्पन से मतलब पूरी लाइफ में एक ही फ्लावर आएगा। कह रही है पुष्पन का मतलब एक पेड़ के अंदर केवल एक फ्लावर आएगा। अब बताओ कैसे बताएं इसको, मतलब कैसे समझा? हमारी खोपड़ी खुल जाएगी कसम से किस दिन। बेटा ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसका जीव ये 2021 में पैदा हुआ, 2021 में ये पैदा हुआ, ठीक है, 2021 में ये पैदा हुआ मार्च में, ठीक है गुड़िया। फिर मार्च के बाद अप्रैल आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में इसमें क्या हुआ? पुष्पन हुआ। कई सारे इसमें पुष्प लग गए। एक पुष्प नहीं लगा, कई सारे पुष्प लग गए इसमें। डन। तेरे को पुष्प दिखाई दे रहे हैं कई सारे? हाँ सर। कब लगे? सर अगस्त में पुष्पन हुआ। डन। अब अगस्त के बाद ये पुष्प खिलेंगे, परिपक्व होंगे, फिर निषेचन होएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा, फिर आगे चलकर यही पुष्प किस में बदलेंगे? सर फलों में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जाकर, अगस्त में तो क्या हुआ सर? पुष्पन हुआ। और यही पुष्प आगे चलकर अक्टूबर में क्या किस में बदल जाएंगे? सर फल में बदल जाएंगे। ठीक है। अब मुझे बता, तेरे को इतनी सी बात समझ में आई कि एक पेड़ जिसकी जिंदगी में केवल एक बार पुष्पन हुआ, अब इसके बाद नहीं होएगा इस पेड़ में, अब इसके बाद कभी नहीं होएगा। अब बता, क्या तेरे को यह चीज समझ में आई कि ये एक फलनी है, यानी पुष्पन, इनमें जिंदगी में केवल एक बार हुआ था। डन। अभी समझ में आ गया? चलें आगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इधर आ। तेरे को अगर ये चीज में समझने में दिक्कत आ रही थी कसम से, फिर तो तू बेटा औंधे पौंधे हो जाओगे तुम तो। फिर ये चीज सुनने के बाद तो औंधे पौंधे है। ध्यान से सुन। ये जो एक फलनी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो एक फलनी पादप होते हैं, एक फलनी जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होएगा। एक पुष्प नहीं होएगा, कई सारे पुष्प होंगे। डन। अब ये दो प्रकार के होते, एक होते एक वर्षीय और एक होते द्विवर्षीय। अब मैंने बोला सोच, एक वर्षीय का मतलब क्या है? जिनका जीवन काल 1 वर्ष का है। और द्विवर्षीय मतलब जिनका जीवन काल 2 वर्ष का है। हाँ जी, क्या बोला हमने? जिनका जीवन काल 1 वर्ष का है उसको हमने क्या बोलते हैं? देख नाम में देख, 1 वर्षीय मतलब जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का है। द्विवर्षीय मतलब जिनका जीवन काल 2 वर्ष का है। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब इधर देखना, ये पेड़ 2021 में मार्च में पैदा हुआ, उसके बाद अप्रैल में वृद्धि किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या हुआ? पुष्पन हुआ। सितंबर, अक्टूबर में यही पुष्प किस में बदल गए? फल में। फिर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे ये फल जो है गिर जाएंगे। अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च में जाकर ये नष्ट हो गया। अब मुझे बता, 2021 के मार्च में पैदा हुआ और 2022 के मार्च में जाकर ये खत्म हो गया। सोच, ऐसे पादप, ये पादप जो तेरे को दिखाई दे रहा है, इसमें सोच ये 1 वर्षीय था कि 2 वर्षीय था?
जल्दी से आंसर बता। एक जुलाई वाला बैच कितने बजे से होता है? 4 बजे से होता है भाई। हाँ भाई, ये वाला बैच, अरे क्या कह रहा हूं, ये वाला पादप जो है 1 वर्षीय है कि 2 वर्षीय? बता। अभी भी कुछ कह रहे हैं सर 2 वर्षीय है। मूर्ख प्राणी, तो प्राणी भी नहीं है, तो भोंदू है। तेरे को यहां पर ये 2 वर्षीय दिखाई दे रहा है। 2021 से 2022 इसको 2 वर्ष दिखाई दे रहा है। मैं तेरा अगर नाम ले लूंगा ना, मैं तेरा अगर नाम ले लूंगा तो यहां पर एक, आज शुभम पालीवाल सर ने एक डायलॉग मारा था, वही डायलॉग मैं मारना नहीं चाहता हूं लेकिन मार देता हूं। अगर मैं तेरा नाम ले लूं ना तो यहां पर कई सारे बच्चे हैं जो कहेंगे सर इसको बाहर निकालो, इसको पैसे वापस दे दो, इसको बाहर निकाल दो क्लास से। ऐसे बच्चों के साथ नहीं पढ़ना जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रही। 2021 से 2022 इसको ये नहीं पता कि 1 वर्ष है कि 2 वर्ष है। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है? सर 2021 ही क्यों? हमारा मन कर रहा था, हमारा मन कर रहा था इसलिए। ठीक, ओके, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं लेकिन पहले मुझे बता, क्या ये पेड़ 1 वर्षीय है? हां सर 1 वर्षीय है। इधर देख, क्या ये पेड़ 1 वर्षीय है? हां सर 1 वर्षीय है। क्या ये पेड़ 1 फलनी है? या मैं बोलूंगा क्या ये पेड़ 1 फलनी है कि बहुफलनी है? जल्दी से आंसर बता, जल्दी से बता। क्या ये पेड़ 1 वर्षीय है? हां सर। क्या ये पेड़ 1 फलनी है? हां सर। जल्दी से मुझे बता। क्या इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? डन, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये बहुफलनी है। मूर्ख, तेरे को ये बहुफलनी दिख रहा है, बहुत सारे अरे बहुफलनी का मतलब यहां पर लिखा हुआ था जिसके जीवन काल में कई बार फल लगेंगे। तेरे को यहां पर फल केवल 1 बार, अगस्त के महीने में 1 बार फल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे को लग रहा है तू भोंदू है, तू सोच रहा है कई सारे पुष्प लग गए हैं, कई सारे पुष्प लग रहे हैं इसलिए बहुफलनी। अरे यहां पर बहु का मतलब ये नहीं है कि कई सारे पुष्प लग रहे हैं, बहु का मतलब कई बार पुष्प लग रहे हैं। समझ में आया? 1 फलनी का मतलब ये नहीं है कि एक फल लगेगा या 1 पुष्प निकलेगा। कहीं तू ये सोच रहा है सर 1 फलनी का मतलब एक पुष्प लगेगा। 1 पुष्प की बात नहीं कर रहे हैं, 1 बार पुष्प लगेगा ये बात कर रहे हैं भोंदूलाल। चलो डन, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब ध्यान से सुनना, ये 1 वर्षीय 1 फलनी, 1 वर्षीय 1 फलनी का एग्जाम्पल याद रखना है आपने। 1 वर्षीय 1 फलनी का एग्जाम्पल, हाँ भैया क्या हुआ? 1 वर्षीय 1 फलनी का एग्जाम्पल याद रखना है आपने, गेहूं और धान। क्या याद रखना है? गेहूं और धान। सिंपल, हमारे गेहूं और हमारी धान जो होती है चावल, है ना, चावल और गेहूं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? 1 फलनी 1 वर्षीय है, जिनका जीवन काल 1 वर्ष या उससे कम का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वर्षीय। डन, क्लियर। अब आ जाते हैं किसकी बात करते हैं? द्विवर्षीय और 1 फलनी। यहां पर है थोड़ी सी बात। देख, मैंने बोला एक पेड़ जो मार्च में पैदा हुआ, अंकुरित हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में उसमें क्या हो गया? पुष्पन हो गया। सितंबर अक्टूबर में क्या लग गए? फल लग गए। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 2022 में वो नष्ट नहीं हुआ, फरवरी में नष्ट नहीं, मार्च में नष्ट नहीं हुआ। मार्च के बाद अप्रैल भी आया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब मुझे बता कौन सी मार्च है ये? 2022 के 2023?
सर ये है मार्च 2023। ये वाली कौन सी मार्च थी? 2022 की थी। ये 2023 की, 2023 की मार्च में जाकर ये नष्ट हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, इस पेड़ का जीवन काल 1 वर्ष का कि 2 वर्ष का? बताइए, इस पेड़ का जीवन काल 1 वर्ष का कि 2 वर्ष का? सिंपल सा पूछ रहा हूं मैं। इसका जीवन काल 1 वर्ष का कि 2 वर्ष का? सर 2 वर्ष का। तो इस कंडीशन में मैं इसको क्या बोलूंगा? द्विवर्षीय बोलूंगा। जीवन काल कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। लेकिन इसमें पुष्पन कितनी बार हुआ था? दिमाग लगा। इसके 2 साल के जीवन काल में, 2 साल के जीवन काल में पुष्पन तो 1 ही बार हुआ ना। तो है तो ये अभी भी क्या? एक फलनी है। तो ये क्या? अभी भी एक फलनी। पूरे 2 साल का जो जीवन काल था उसमें पुष्पन तो 1 बार हुआ। तो है तो ये एक फलनी, लेकिन जीवन काल कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सर जी इसका एग्जाम्पल जो है तो एक फलनी, लेकिन इनका जीवन काल जो है वो 2 वर्ष का होता है। सर इसका एग्जाम्पल गाजर, मूली। गाजर, मूली क्या है? द्विवर्षीय है, यानी 1 वर्ष से ज्यादा का इनका जीवन काल होता है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? द्विवर्षीय बोल देते हैं। लेकिन पुष्पन इनमें कितनी बार होएगा? 1 बार ही होएगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, बनाना भी है, शलजम भी है, कई सारे हैं। अभी यहां पर इतने काफी हैं दोस्त, है ना। पीएचडी नहीं करनी है, जितना जरूरी है वो बता रहा हूं। ये चीज हमारी एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखी है प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर्ली थोड़ा ध्यान से सुन ले। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी देख, अभी एक और पलटवार आएगा। कैसे आएगा? इधर देखना, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, बहुफलनी का मतलब क्या था? ये तो हमको समझ में आ गया। जिनके जीवन काल में कई बार क्या होएगा? पुष्पन होएगा, यानी फल लगेंगे, पुष्प कई बार लगेंगे, है ना। अब आप मुझे बताइए, जिनके जीवन काल में कई बार पुष्प लगेंगे, अब पुष्प लगेगा तो फिर फल भी बनेंगे, टाइम लगता है ना। अब सोच, एक पेड़ है जिसके जीवन काल में कई बार पुष्पन हो रहा है। 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ है। तो जरा सोच, ऐसे पेड़ जो होंगे जिनके जीवन काल में कई बार पुष्पन हो रहा है, क्या ये 1 वर्षीय होंगे, 2 वर्षीय होंगे या बहुवर्षीय होंगे? सोच। दिमाग लगा। गाजर में 3 महीने। अरे यार, तुमको कैसे समझाएं? हाँ भाई, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय होंगे। सोच ऐसे पेड़ जिनमें कई बार पुष्पन हो रहा है, कई बार पुष्प लग रहे हैं, जीवन में कई बार पुष्प लगेंगे। जैसे ये एक पेड़ था, 2021 में भी लगे, फिर उसके बाद 2022 में भी लगे, 2023 में भी लगे। तो इनका जो जीवन काल जो होएगा ऐसे पादपों का, वो बहुवर्षीय होंगे। सोच, एक ही साल में एक पेड़ में कई बार पुष्पन हो सकता है। भाई साहब, एक बार पुष्पन होएगा तो वापस से वो फल में भी तो बदलेगा, उसमें भी तो टाइम लगता है। अब ऐसा थोड़ा ना, मार्च में भी पुष्पन हुआ, फिर मई में भी पुष्पन हुआ, फिर जुलाई में भी पुष्पन हुआ, ऐसे थोड़ा ना होएगा। तो याद रखना, ये वाले पादप कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, जिनका जीवन काल कई सारे वर्षों का होता है। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, आम, अमरूद, ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, सेब हो गया। ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? बहुफलनी होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। डन। ऑरेंज हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ये था कंसेप्ट। अब एक एग्जाम्पल मैं पूछने वाला हूं, एक नहीं 2 एग्जाम्पल मैं पूछने वाला हूं, आंसर आप बताएंगे। ये जो 2 एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखने वाला हूं, 2 एग्जाम्पल,
ये दो एग्जाम्पल पहले चैप्टर में दिए हुए थे, वो पहला चैप्टर जो हमारे कोर्स से हट चुका है। एक है बांस, एक है बांस और एक है स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, कुंथियाना या कुनियाना, और एक है बांस। इसको हम नीला करौंजी भी बोलते हैं। नीला करौंजी बोलेंगे तो नीले पेन से लिखेंगे नीला करौंजी। हाँ जी, जो ड्रॉपर है वो शायद जल्दी आंसर दे देंगे। सर ये हम कभी नाम नहीं सुने हैं, इसलिए नहीं सुने हैं क्योंकि ये ना 12वीं कक्षा में एक पहला अध्याय हुआ करता था, नई एनसीईआरटी में हटा दिया। उसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वहां पर ये दो नाम आते थे। ये जो बांस होता है ना, बांस, ध्यान से सुनना, इस बांस के जीवन काल में एक बार पुष्पन होता है। वो भी कब? लगभग 50 वर्ष के बाद। कब? लगभग 50 वर्ष के आसपास। एक बांस का पेड़ जब लगभग 50 वर्ष का होता है तब जाकर उसके जीवन काल में एक बार, बस एक बार पुष्पन होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे ये बांस, जल्दी से बताइए, ये बांस एक वर्षीय है कि बहुवर्षीय है, एक फलनी है कि बहुफलनी है? सोच समझकर आंसर बताना। वेल डन मनीष सैनी, वेरी गुड। ये बांस एक फलनी है कि बहुफलनी है, एक वर्षीय है कि बहुवर्षीय है? सोच समझकर आंसर दीजिए। हाँ भाई, दे दिया आंसर। दे दिया? हाँ सर। तो जरा सोच, बांस के जीवन काल क्या तेरे को 1 वर्ष का दिखाई दे रहा है, 2 वर्ष का दिखाई दे रहा है, 2 से ज्यादा वर्ष का नहीं दिखाई दे रहा? तो ये क्या हो गया सर? बहुवर्षीय। अब कई बच्चे सोचते हैं अरे बहुवर्षीय मीन्स बहुफलनी। नहीं, बहुवर्षीय मीन्स जिसका जीवन काल कई वर्षों का होगा, कई वर्षों का दो, कई बार पुष्प होंगे, यानी पुष्प कई बार होंगे तो फल कई बार बनेंगे। लेकिन क्या ये बांस है तो बहुवर्षीय, लेकिन इसमें पुष्प कितनी बार हो रहे हैं? 1 बार। और पुष्प 1 बार हो रहे हैं तो फल कितनी बार होंगे? 1 बार ही तो होंगे। तो एक फल नहीं होएगा कि नहीं होएगा? तो बांस है तो बहुवर्षीय लेकिन एक फलनी है। क्या दिमाग की बत्ती जल गई कि मेंटोस बुझ गई? बोल मेरे भाई। है तो बहुवर्षीय लेकिन एक फलनी है। डन? क्लियर? आइए स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना पर आते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है, इसमें 2012 में क्या हुआ था? पुष्पन हुआ था। 2012 में पुष्पन हुआ था, ऐसा हमारी एनसीईआरटी ने लिखा था पहले 2012 में। उसके बाद 2018 में भी हुआ था। सॉरी 2012 या 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ था, उसके बाद 2012 में भी हुआ था। हमारी एनसीईआरटी ने 2008 लिखा हुआ था, ये कह रहा 2023। 2008 में हुआ था, 2008 के बाद 2012 में भी हुआ था। है, मैंने क्या लिख दिया? 2008, 2018, 2018 और 2006 होगा। 6, माफ करना, 2008 नहीं, 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था और फिर उसके बाद 2018 में हुआ था।
सॉरी कब हुआ था? हमारी एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर में बताया था 2006 में इस पेड़ में क्या हुआ था? पुष्पन हुआ था। और ये हर 12 वर्षों में क्या करता है? पुष्पन करता है। हर 12 वर्ष में क्या करता है? पुष्पन करता है। जैसे मैं एक स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना हूं, ठीक है। मान लो अगर मैंने 2023 में इस बार पुष्पन किया तो उसके बाद 12 वर्षों के बाद मैं फिर से पुष्पन करूंगा। तो ये इनके जीवन चक्र का एक भाग है, ठीक है। चलो, तो अब पहले तो मुझे ये बताइएगा सोच समझकर, ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना क्या 1 वर्षीय है कि बहुवर्षीय है? जरा जल्दी से। नीलगिरी की पहाड़ियों में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, कर्नाटका में, जो साउथ इंडिया है ना हमारा, साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है, वहां पर इतना भयंकर पुष्पन हुआ कि रोड बिछ गई थी इनके पुष्पों से। सैलानी आए थे इनको देखने के लिए, सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ था। हाँ जी, ये 1 वर्षीय कि बहुवर्षीय? सर ये बहुवर्षीय है। सर ये बहुवर्षीय है। और ये एक फलनी है कि बहुफलनी है? देखकर पता लग रहा है बहुफलनी है। 2006 में भी हो रहा है, फिर उसके बाद 2018 में भी हो रहा है, तो कई बार फलन हो रहा है, यानी बहुफलनी है। क्या एक बार पुष्पन हो रहा है? क्या नहीं, एक से ज्यादा बार हो रहा है ना दोस्त। 2006 में भी हुआ, फिर 2018 में भी हुआ। तो बहुवर्षीय भी है, बहुफलनी भी है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। लेकिन बांस एक ऐसा पेड़ जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है, उसका एग्जाम्पल था बांस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और जिनके नहीं आई है समझ में, रिपीट तो करना पड़ेगा दोस्त। इजी तो कुछ नहीं होता है। पढ़ाई अगर इजी होने लग गई तो फिर तो बेटा सब कुछ जिंदगी में आसान हो जाएगा। हाँ भाई, चलो जी, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। आम बहुवर्षीय बहुफलनीय लिख दिया मैंने यहां पर। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर, और ये आज का आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे अपनी कॉपी में कर पाएंगे। ये जब टीचर स्लाइड जब आएगी आपके पास में, तो ये नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग किस तरीके से पुराने बच्चे जानते होंगे, वो जानते हैं अच्छे तरीके से। ये जो नंबरिंग दी हुई है, इस नंबरिंग में 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 मिलकर ए बना रहे हैं, 5 6 मिलकर बी बना रहे हैं, है ना। और 7 ये है, ये जो गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का, है ना। 7 ये है, 7 का समूह सी कहला रहा है। 8 ये है, ये हरी हरी पत्तियां, 8 का समूह डी कहला रहा है। व्हाट इज 8? 8 कौन है? ये पत्ती, और इसका समूह डी। 7 कौन है? इसका समूह सी। 9 कौन है? 10 कौन है? ये आपने लिखना है अपनी कॉपी में आज। मुझे मत बताइए, आपको आता है, वेरी गुड, वेल डन। जिनको नहीं आता है एक बार थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, क्योंकि कल तो मैं ये आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या सर? हम स्टार्ट करेंगे हमारा पुंकेसर, नर लैंगिक अंग पुंकेसर की बात करेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जनाब, आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद क्विज भी तो आएगा ना। हाँ भाई, ले आए? सर माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट में सबसे ज्यादा क्यों नहीं होती? बेटा, एक संरचना जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, ये थोड़ा ना बोल रहा है कि लगातार ऊर्जा की, हम ये बोल रहे हैं एक संरचना जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। समझ में आया? ठीक है। मैंने बोला, मान ले एक फैक्ट्री है जिसमें उत्पाद बन रहा था पर डे 100 किलो। 1 किलो बनाने के लिए एक व्यक्ति, तो 100 व्यक्तियों की जरूरत। ठीक है। एक फैक्ट्री है जिसमें पर डे उत्पाद बन रहा था, मान ले 10 किलो, तो 10 व्यक्तियों की जरूरत। ठीक है। अब इमेजिन कर,
जहां पर 10 किलो बन रहा था वहां पर वो जो 10 किलो जो बन रहा था वो था मान ले आटा, और जहां 100 किलो बन रहा था वो था तंबाकू। अब कौन ज्यादा जरूरी है? आटा तो ज्यादा जरूरी है, तंबाकू थोड़ा ना ज्यादा जरूरी है घर घर के लिए, है ना। तो आवश्यक ज्यादा कौन? जहां पर कम संख्या में था लेकिन वो आवश्यक था। जहां पर आवश्यकता ज्यादा थी लेकिन वो हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं था। तो इस चीज को फील कर समझ क्या कि हमारे शरीर का एक भाग जहां जिसको कार्य करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वह माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जैसे हमारी थाइज की सेल्स जो हो गई हैं, हमारी जांघों की कोशिका, है ना। वहीं हमारा हृदय, जल्दी जल्दी ऊर्जा नहीं बनानी है, नॉर्मल ऊर्जा बनानी है तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। हाँ जी, आजा। फीमर में ज्यादा होगा, तू 11th क्लास का है ना, फीमर में ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भाई, तो क्विज आ रहा है। क्विज का पहला क्वेश्चन आता हुआ साहब आपके सामने, पहला टिशुम। पुष्प रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से, पुष्प रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? जल्दी से बताइए। सिंपल सा यार, मूल थोड़ी ना है, प्ररोह का रूपांतरण है, खत्म खल्लास। ए आंसर। अब जो डी लगा रहा है दीपिका रोकोड़े, दीपिका रोकोड़े आंसर लगा रही है डी, गलती से लगा दिया होगा, मेरे को पता है, गलती से दब गया ना बटन। ए आंसर अभी अभी तो पढ़ा है। नेक्स्ट, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर कर सकते तो करिए जल्दी से। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? हाँ भाई, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है, सिंपल सा है, मादा नहीं होता है। नेक्स्ट, पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय के विज्ञान को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी। सिंपल, फ्लोरिकल्चर। बस ठीक है, सिंपल से 3 प्रश्न थे। अभी प्रश्नों की बौछार तो बाद में करूंगा, अभी तो पहला लेक्चर है यार, पहला लेक्चर है। प्रश्नों की बौछार भी होएगी, प्रश्न दिए भी जाएंगे, एनसीईआरटी संपूर्ण भी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में तू नीट क्लियर नहीं कर लेगा, पूरे साल भर की मेहनत लगेगी और तरीके से चलना पड़ता है, तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक ही दिन में किसी ने कोई साम्राज्य नहीं जीता था, टाइम लगता है बेटा, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और ये मैंने किसी एक उससे सुना था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरी कहानी है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिसका नाम है सोनू शर्मा, उनसे मैंने सुना था, जाते जाते आप ये भी सुनिएगा। वो एक मोटिवेशनल सेमिनार में ये बता रहे थे कि एक कुतिया और एक हथनी दोनों प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हीं की जबानी बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। एक कुतिया है ना, और एक हथनी प्रेग्नेंट हो गई थी। जो कुतिया थी उसने 2 महीने के बाद में बच्चे दिए, फिर उसके बाद में वापस से प्रेग्नेंट हुई, फिर 2 महीने के बाद में दिए, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर 2 महीने के बाद में दिए, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर 2 महीने के बाद में, ऐसे करते 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 लगभग उस फीमेल डॉग ने लगभग 30-40 बच्चे पैदा कर दिए, और हथनी जो है अभी तक उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। कुतिया ऐसे गई, हाँ भाई मैंने तो 40 बच्चे पैदा कर दिए, तूने क्या किया? हथनी बोली
कि मेरा बच्चा जब इस धरती पर आएगा ना, तो ये धरती उसे फील करेगी। तेरे 40 बच्चों को फील तक नहीं किया होगा, उसका भार इतना होएगा। मेरा जब बच्चा पैदा होएगा, जब बड़ा होएगा, जब वो रोड से गुजरेगा तो दुनिया रुक जाएगी उसके सामने। क्या तेरे बच्चों के आगे जब वो बड़े होंगे रुकेगी दुनिया? ये है एक वैल्यू किसकी? एक बड़ी चीज की। तो जीत जो है वो बड़ी तभी होती है जब मेहनत बड़ी होती है, और उस मेहनत को करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। एक दिन में कोई नहीं आप नीट क्रैक कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डन? क्लियर? चल, सो आज के लिए इतना ही था बेटा, ठीक है? डन? चल, आज के लिए इतना ही था, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज, होमवर्क। और सॉरी, एक सेकंड, अरे बाबा एक सेकंड भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल से बायो की क्लास कितने बजे होएगी? 4 बजे। और फिजिक्स की क्लास कितने बजे होएगी? 7:30 बजे। और इसका असर आपको दिखेगा जब मेरी क्लास 4 बजे होएगी, तो हम ऐसे हौले हौले नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी फ्री होकर पढ़ाता हूं ना मैं, यार आराम से पढ़ाएंगे, जब तक मन करेगा तब तक पढ़ाएंगे। नहीं, कल से मैं भी स्पीड पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी एक डेफिनेट टाइम रहेगा, 4 से 5:30, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी ना। तो इस वजह से कल अपनी 4 बजे से क्लास रहेगी। अब सर ये हमेशा रहेगी? 3 वीक की रहेगी, 3 हफ्ते मेरी रहेगी, फिर उसके बाद 3 हफ्ते वापस से चेंज होगी। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल चेंज रहेगा, ठीक है? तो इसका फायदा एक ये होता है कि चेंज इज पार्ट ऑफ सक्सेस, चेंज इज पार्ट ऑफ वेरिएशन, इज ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। आप इवॉल्व कब होते हैं? जब वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। एक ही चीज को रगड़ रहे तो बोर भी हो जाते हैं, ठीक है? चलो जी, तो अपनी क्लास कल कितने बजे चलेगी बालक? 4 बजे होगी, और फिजिक्स की जो होगी वो 7:30 बजे होगी। डन? चलो जी, ओके मनीष सैनी। चलो जी, बाय बाय बच्चों। हाँ बेटा, आरंभ 2 में भी आऊंगा मैं, अभी योगेश सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा वापस। 1-2 चैप्टर वो पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद सारा मैं कराऊंगा, ठीक है? चलो बाय बाय।